अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप सब अना या ईगो के लफ्ज़ से तो वाकिफ़ होंगे और ये वो वाहिद लफ्ज़ है जिसे समझने के लिए माहिर नफ्सियात होना ज़रूरी नहीं। ये वो बला है जो ना खुद मरती है और ना ही दूसरों को जीने देती है। ऐसे लोग हर बात में मैं, मेरा, मुझे का विर्द करते रहते हैं। अगर किसी ईगोइस्टिक या अना से भरपूर शख्स के पास इख्तियार आ जाए या अगर वो किसी सुपर पावर का हुक्मरान बन जाए तो बस फिर उसकी ज़िंदगी का मकसद दुनिया को ये दिखाना होता है जैसे दुनिया वही तो चला रहा है, उसी से जंगें हो रही हैं और वही जंगें रोक रहा है। तो जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी ही शख्सियत हैं। वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, लेकिन जब सामने कोई टक्कर का आ जाए ना तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चीन के साथ टैरिफ वॉर में उनका यू टर्न इसकी मिसाल है और उन्हें अपने जैसे लोग पसंद भी हैं, इसीलिए उनकी रूस के सदर प्यूटन से बनती भी खूब है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे आजकल उनके मुंह से पाकिस्तान के लिए प्यार उमंड उमंड कर छलक रहा है। उनके हर बयान में पाकिस्तान की तारीफ़ होती है और जनाब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर भारत में आग लगा रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत ना होती अगर मैंने ट्रंप के माजी के बयानात ना सुने होते, ट्रंप की मोदी से जादू की झप्पियाँ ना देखी होती और ट्रंप के पाकिस्तान की इमदाद रोकने के ट्वीट्स भी ना देखे होते। अब अगर यही ट्रंप आई लव यू पाकिस्तान और पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान हैज़ ग्रेट लीडरशिप जैसे बयानात देने लगें तो काम तो खड़े हो जाते हैं ना। यकीनन फिर पाकिस्तान ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे ट्रंप को खुशी हुई है और एक अना पसंद शख्स तभी खुश होता है जब उसकी अना को तस्कीन मिल जाए। पाकिस्तान ने समझा कि उन्होंने ट्रंप को खुश करने का जो राज है वो जान दिया है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में धूल चटाई तो ट्रंप अपनी अमन पसंदी दिखाने के लिए फिर फ़ौरन सामने आ गए। वो जंग रोकने का क्रेडिट लेना चाहते थे। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ले लो क्रेडिट, हम जंग रोक देते हैं, इंडिया को समझा लो। ट्रंप ने इंडिया को समझाया कि जंग रोक दो वरना बहुत मार पड़ेगी। इंडिया 7 जंगी जहाज़ों का भरता बनाकर और अपनी एयर बेसिस पर पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश से पहले ही बहुत घबराया हुआ था। उसने भी जंग बंद कर दी फ़ौरन। लेकिन इंडिया ने जंग बंदी का पूरा क्रेडिट मोदी को दिया जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप को दे दिया। बस यूं ही आना को तस्कीन मिली, ट्रंप के मुंह से पाकिस्तान की वाह वाह होने लगी। मुझे यकीन है कि हमारे फील्ड मार्शल को भी यकीन नहीं होगा कि ये बंदा यानी ट्रंप दिल से पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहा है। लेकिन जनाब सिफारती और स्ट्रेटेजिक नौइयत की फिर कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इस दौरान इसराइल ईरान जंग शुरू हो गई, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब यकीनन ये हमला ट्रंप की आशीर्वाद से ही हुआ होगा। ट्रंप ने कहा होगा ना कि जा नितिन जी ले अपनी ज़िंदगी, ईरान को बर्बाद कर दे और मिडिल ईस्ट में अमन कायम करके मुझे क्रेडिट दे दे। लेकिन जनाब यहाँ मामला उल्टा हो गया। अब इसराइल ये समझ रहा था कि वो ईरान की टॉप फौजी क़यादत और साइंसदानों को मारकर और उसका एयर डिफेंस नाकारा बनाकर ईरान को अपने घुटनों पर ले आएगा और ईरान दूसरे ही दिन सरेंडर कर देगा। लेकिन भाई ईरान तो इमरान खान बन गया। सरेंडर करने के बजाय वो मज़ीद डट गया और इसराइल पर वो मिसाइल बरसाए कि इसराइल की 4 लेयर एयर डिफेंस एक छलनी बन गई। यानी कि उसने कुछ ईरानी मिसाइल रोके तो कई उसके सुराखों से निकलकर इसराइली तंसीबात पर ऐसे बरसे कि इसराइल के कई इलाके गज़ा का मंजर पेश करने लगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इसराइल का एयर डिफेंस दुनिया का बेहतरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है जो कि 3 से 4 लेयर्स में काम करता है। अब सबसे पहली लेयर या सबसे पहली जो तय है वो मशहूर ज़माना आयरन डोम है जो छोटे रॉकेट्स या हल्के मिसाइलों को इसराइल की ज़मीन पर गिरने से पहले ही फ़ज़ा में नाकारा कर सकता है। दूसरी तह डेविड स्लिंग है। इस दफ़ाई निज़ाम का नाम एक तारीख़ी कहानी पर रखा गया है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत पर संगबारी करने के लिए एक गुलैल का इस्तेमाल किया था। इब्रानी ज़बान में इसे जादू की छड़ी कहा जाता है और ये 3 किलोमीटर के फासले पर मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। अब इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तीसरी लेयर को एरो कहते हैं और जो आगे चलकर एरो 2 और एरो 3 में तकसीम है और ये निज़ाम मल्टी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रोक सकता है। और लेकिन ये तमाम निज़ाम ईरान के फ़तह, इमाद, बदर और खैबर शिकन मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम हो गए हैं।
اچھا، پھر جو رہی سہی کسر تھی وہ ایران کی سجیل میزائل نے پوری کر دی تھی۔ اب امریکی میگزین وال سٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل کے میزائل انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل بھی تیزی سے ان کے پاس ختم ہو رہے تھے اور اس لیے اسرائیل کو امریکہ کی مدد درکار تھی۔ پھر اب یہاں پر ٹرمپ کی انا کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی توقع کر رہے تھے۔ وہ تو ایران کے سرنڈر کرنے کے بعد، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہونے کے بعد نام نہاد امن قائم کرنے کا کریڈٹ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ انا کی ٹھیس اتنی بڑی تھی کہ پاکستان کی ٹرمپ نواز کام نہ آئی، اور ٹرمپ نے وہی کیا جو ایک ضدی انا پرست شخص کرتا ہے۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور پھر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کی کئی ایٹمی تنصیبات کو پہلے ہی نشانہ بنا کر نقصان تو پہنچا دیا تھا، جن میں نتانز، اصفہان، عرق اور خنداب کے نیوکلیئر پلانٹ شامل تھے، لیکن اسرائیل ایران کی فورڈو نیوکلیئر سائٹ کو تباہ نہیں کر سکا تھا۔ اب اسرائیل کے خیال میں ایران یہاں پر 3000 سینٹریفیوجز کے ساتھ بڑی مقدار میں یورینیم افزودہ کر چکا تھا۔ اب یہ سائٹ پہاڑوں کے اندر کئی 100 فٹ اندر تک تھی، جسے اسرائیل تباہ کرنے میں مکمل ناکام رہا تھا۔ فورڈو کی اس ایٹمی تنصیب کو صرف امریکہ کے بنکر بسٹر بم تباہ کر سکتے تھے، جو کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی ہوتے ہیں۔ ایک بم کئی ملین ڈالر کا ہے اور اس کو صرف امریکی B-2 طیارے ہی لے کر جا سکتے ہیں۔ اب اس تنصیب کو تباہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کئی بنکر بسٹر بموں کی بمباری چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ جو صرف امریکہ ہی کر سکتا تھا، اور جناب امریکہ نے وہ کر دیا۔ ٹرمپ یہاں اچانک امن پسند لیڈر سے ایک سفاک بنیا بن گئے اور تمام سفارتی بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو انہوں نے روند ڈالا۔ انہوں نے خود ہی ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکہ 2 ہفتے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے یا پھر نہ کرے۔ یوں انہوں نے پاکستان اور ایران سمیت پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا اور اسرائیل کو تھپکی دے کر کہا کہ بیٹا فکر نہ کرو، ان کو خوش ہونے دو، ہم 2 ہفتے کے بجائے 2 دن میں تمہارا کام کر دیں گے اور ایران کا کام تمام کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات میں لگا کر اسرائیل کو بھرپور موقع دیا، اور ایران اپنے ملک میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ریڈ الرٹ بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن اب ایران نے بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایران آبنائے ہرمز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر سکتا ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی تجارت ہوتی ہے، جس میں تیل بھی شامل ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور پھر ایران مشرق وسطیٰ میں جو امریکی بیسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر جناب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران یہ کر پاتا ہے یا نہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک ایران یہ کر چکا ہو۔ بہرحال یہاں پاکستانی اداروں کے ماہرین نفسیات وہ بری طرح سے فیل ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ ایک روایتی چالاک بنیا ذہن کے مالک ہیں، جن کا مقصد صرف اپنے برابر کے دوستوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھارت کو جب پٹتے دیکھا تو سیز فائر کروا کے بھارت کو بچایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھارتی بنیے خود روایتی احسان فراموش ہیں، جو ٹرمپ کا احسان نہیں مانتے، اور پھر یہاں انہوں نے ایران کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی دیکھی تو پھر امریکہ براہ راست اسرائیل کی مدد کو آ گیا، اور یوں پاکستان کا ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کا اعلان وہ فائر بیک کر گیا، اور اب تو ایک مذاق بن گیا ہے۔ اب بین الاقوامی تعلقات کسی اصول یا ضابطے کے تحت تو نہیں ہوتے، ہر ملک نے ظاہر اپنا کام ہی نکلوانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہاں ہمارے اداروں کے پاس تو جناب ایک ایسی شخصیت بطور وزیر اعظم موجود ہے جو اگر کسی کی تعریف کرنے لگے تو وہ بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہوں۔ جی ہاں، میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات ہی کر رہی ہوں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر انا نام کی تو بھئی کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کی قوت مدافعت یا پھر امیونٹی اتنی زبردست ہے کہ انا نامی وائرس تو ان کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف پاکستان جیسے ملک میں وزارت عظمیٰ کے لیے موزوں ترین امیدوار ہیں، اور
शहबाज शरीफ साहब खुद तो कोई क्रेडिट लेते ही नहीं है ना, वो तो अपना हर क्रेडिट दूसरों को देने में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अब आपको याद है कि पाकिस्तान में चौधरी शुजात हुसैन का किसी भी तनाज़े पर वो मट्टी पाव वाला जो फ़िक्रा था वो बहुत मशहूर था। बस आप ये समझ लें कि शहबाज शरीफ इस जुमले की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं, जो मुकम्मल ईगोलेस हो चुके हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने सदर ट्रंप की वो तारीफ़ें की कि ट्रंप का सीना खुशी से फूल गया। ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल को खाने पर बुला लिया, और फिर इस बात की जो अहमियत है और जो कुछ वहाँ पर डिस्कस हुआ है, इस हवाले से कुछ बात तो मैं अपने पिछले व्लॉग में कर चुकी हूँ, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी ज़रा कि जल्दी सामने आई ही जाएंगी। जाहिर है कि बादियों नज़र में ट्रंप पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यकीनन इस मीटिंग में सिर्फ तिजारत और मिनरल्स की सरमायाकारी तो डिस्कस नहीं हुई होगी ना। इसमें भारत, इसराइल, ईरान, चाइना, ये सभी डिस्कस हुआ होगा, और इस बात का भी इम्कान है कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव भी डाला होगा, और यकीन है कि फील्ड मार्शल ने ट्रंप को बता दिया होगा कि ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ट्रंप से अगर कुछ निकलवाना था तो ट्रंप की अना की तस्कीन तो करनी थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब से बेहतर तो ये काम और कौन कर सकता है। तो उन्होंने मशवरा दे दिया होगा कि हम ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश कर देते हैं। अच्छा, अब ये सुनकर पहले तो हमारे इदारों के जो सरबराहान हैं, जैसे कि वजारत ख़ारजा वगैरह, ये इनकी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, लेकिन फिर मियाँ साहब ने उन्हें इसके फ़वाइद बताए और समझाए होंगे, तो फिर ये हो सकता है कि फ़ैसला हो गया हो कि अब ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम की सिफारिश की जाएगी। लेकिन जनाब, ये जो ऐलान था ये इतना मज़ाक़ खेज़ था कि नोबेल कमेटी ने इस ऐलान पर सिफारती चुप ही इख्तियार कर ली, जिसका मतलब ये है कि या तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होंगे या फिर अभी तक ये फ़ैसला कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ये मजाक कर रहा है या वाकई संजीदा है। बल्कि ये भी हो सकता है कि उनके किसी रुकन ने सर पकड़कर ये भी कह दिया हो कि जनाब, पहले ओबामा को अमन का नोबेल दिया और अब ट्रंप, ये तो नोबेल को होम्योपैथी बना दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट और इस वक्त अदलिया को बना दिया है। पार्लियामेंट पहले ही डिबेटिंग क्लब था, अब वहाँ डिबेट भी खुलकर नहीं हो सकती है, और अदलिया का हाल वो भी आप सबको बेहतर ही मालूम है। अगरचे बहुत से दिलेर और अच्छे जजेस आज भी मौजूद हैं जो किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, या वो किसी जज्बात में आए बगैर सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन जनाब, क्या करें, ये निज़ाम के हाथों मजबूर हैं। अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी के मुताबिक, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक ही फ़ैसले देने हैं। अब इस तरमीम ने मोअज़्ज़ज़ जजेस के हाथ भी बांध दिए हैं, यानी कि उनको एक मखसूस हद का पाबंद बना दिया है। अब मखसूस आइनी बेंच ही आइनी फ़ैसले कर सकता है, और आइनी बेंच वो किस तरह से तश्कील होता है, इस पर मैं पहले भी कोई आधे दर्जन के करीब व्लॉग्स तो कर ही चुकी हूँ। अच्छा, अदलिया के हाथ बंधे होने की वजह से ही आप देखें कि आज इमरान खान जेल में हैं, और मखसूस नशिस्तों की बंदरबाट वो भी जल्द ही शुरू होने वाली है। अच्छा, मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्त ये कल पीर तक के लिए मुलतवी हुई थी, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपनी वालदा के इंतकाल के बायस क्वेटा जा चुके हैं, तो दरख्वास्त की अब जल्द समाअत जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन अब तक की समाअत के मुताबिक मेरे ख़्याल में बेंच के जजेस की अक्सरियत का जो मूड है उसे देख कर ये लगता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ उसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा, और तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ये नशिस्तें हुकूमत और फिर जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, ज़ाहिर है उनके पास ही चली जाएंगी। अब जनाब, फिर होने को तो देखें ना कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो सकता है। मेरिट पर देखें तो इमरान खान का तो कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें ज़मानत ना हो सके, बल्कि इद्दत केस, तोशा खाना केस समेत 9 मई के ऐसे कई और मुकदमात भी हैं जिसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। सिर्फ ये अलकादिर ट्रस्ट केस ही रह गया था, जिसकी अपील अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुख्तस हो जानी चाहिए थी, और इसकी जो चंद हेयरिंग्स हैं उसके बाद इमरान खान को फौरी ज़मानत भी मिल सकती थी। भाई, जब मियाँ साहब के ये 7 साल पुराने मुकदमात को अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा कि चंद दिन में उन्हें बरी किया जा सकता है, जब वो आनन फानन ताहयात नाइली ख़त्म हो सकती है, तो फिर इमरान खान के ये मुकदमा तो फिर चंद समाअत की मार हैं। लेकिन वजह वही है जनाब जो मैं आपको अपने हर व्लॉग में बताती हूँ, और ये वजह
خود حکومتی لوگوں کو بھی معلوم ہے، بلکہ جو حکومتی لوگ ہیں وہ نجی محفلوں میں بیٹھ کر اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ عمران خان اس وقت ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور اس نے 22 ماہ بڑی بہادری سے جیل کاٹ کر سبھی کو حیران کر دیا ہے۔ اور خان صاحب کا ڈیل کے سوال پر ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میرے مقدمات کا میرٹ پر فیصلہ ہونے دیا جائے، لیکن میں کسی زور زبردستی کی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا، نہ کسی واقعے پر معافی مانگوں گا۔ اب آپ بتائیے نا، پھر ایسے ضدی شخص کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو چاہے گا کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی اتنی محنت مشقت سے بنائی گئی جو حکومت ہے، یہ تجرباتی حکومت لپیٹ دی جائے۔ آخر مریم بی بی نے تو اپنے چچا کے مدبر امیج کی فوٹو کاپی بننے میں اس وقت دن رات ایک کیا ہوا ہے، تو یہ سب رائے گاہ کیسے جانے دیا جا سکتا ہے؟ بلکہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو جس قسم کی پرفارمنس دی ہے نا، اس کے آگے تو یہ نوبیل انعام اور آسکر ایوارڈ بھی چھوٹے ہیں۔ خیر فی الحال لگتا یہی ہے کہ عمران خان نے ڈیل کے ذریعے رہائی کے بجائے تاریخ میں زندہ رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس پر سختی سے ابھی تک تو قائم بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر عالمی حالات پہ آپ اس وقت موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے اپنے کامنٹس میں یہ بتانا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو اسرائیل ایران تنازع پر وہ کیا کردار ادا کرتے، اور کیا ایران کے بعد اب پاکستان کی باری ہے؟ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔